नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी विद्युत के टॉपिक पर, जिसका पार्ट 1 यूट्यूब पर आ चुका है और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम फिर से विद्युत के पार्ट 2 पर चर्चा करने वाले हैं। और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि जो भी विद्यार्थी विद्युत का पार्ट 2 देखेगा वो उससे पूर्व पार्ट 1 की क्लास अवश्य ले, ताकि पार्ट 2 की क्लास उसको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रहेगा विद्युत के प्रकार पर। किस पे रहेगा? विद्युत के प्रकार पर। तो देखिए दोस्तों, विद्युत के प्रकारों की अगर बात की जाए तो सामान्यतम अगर बात करते हैं तो विद्युत को 2 ही भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। परंतु फिर भी अगर आपको कोई विद्यार्थी पूछता है कि विद्युत का तीसरा रूप कौन सा होता है, तो आपको बताना है इंडक्शन प्रक्रिया की विद्युत। वैसे अगर ऑप्शनली आपको पूछा जाए तो राइट जो आंसर रहेगा विद्युत को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसका राइट आंसर रहेगा 2। एक तो स्थिर विद्युत, दूसरा गतिशील विद्युत। पर अगर कोई विद्यार्थी आपको बोले कि क्या विद्युत का तीसरा रूप भी होता है, तो आपको यस में जवाब देना है, क्योंकि विद्युत का जो तीसरा रूप होगा वो होगा इंडक्शन प्रक्रिया की विद्युत, जिसको अपन माइकल फैराडे की विद्युत के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैं ग्राफिक्स बनाऊंगा, ग्राफ जो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको 2 विद्युत में आपको समझाऊंगा, तीसरी विद्युत को आपके नोट्स के तौर पर मैं लिखवाऊंगा। अगर आपको कोई विद्यार्थी पूछ भी ले तो वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, आज मैं बताऊंगा आपको विद्युत प्रकार का ग्राफ। देखिए, देखिए दोस्तों, अपन विद्युत का ग्राफ बनाएंगे आज। तो मैं बता रहा हूँ विद्युत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ये 3 मैं जो ऐड कर रहा हूँ, ये 3 किस वजह से ऐड कर रहा हूँ? मैं जो ग्राफिक्स बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ इंडक्शन प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है, वैसे आपको विद्युत का ऑप्शन चुनना है 2, या देखा जाए तो मैं आपको इसमें समझा सकता हूँ, आपको विद्युत का कितना प्रकार लेना है? 2। ठीक है, तीसरे मैं यहाँ ऐड करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहला विद्युत आपके पास होगा स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में आप क्या समझोगे? स्थिर विद्युत कैसे पैदा होगी? घर्षण प्रक्रिया के द्वारा। दोस्तों, एक एक वीडियो अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। पहले आप इस ग्राफिक्स को समझिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। नंबर 2 होता है आपका नंबर 2 होगा आपके पास गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत जो होगी वो होगी रासायनिक क्रियाओं द्वारा। दोस्तों, पहली विद्युत आपके पास मैंने लिखा है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत कैसे पैदा होगी? घर्षण प्रक्रिया के द्वारा। दूसरी जो मैंने विद्युत डाली है गतिशील विद्युत, वो पैदा होगी रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूं, इसको आप एक नोट के तौर पर समझिए। आपके पास जो 3rd नंबर की विद्युत होगी, उस विद्युत को आप बोलोगे इंडक्शन प्रक्रिया की विद्युत। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये गतिशील विद्युत और इंडक्शन प्रक्रिया विद्युत है, दोनों में सेम ही होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। वो क्या होता है? देखो, रासायनिक प्रक्रिया की जो विद्युत होती है, गतिशील विद्युत की डेफिनेशन होगी रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो विद्युत पैदा होती है वो कौन सी विद्युत कहलाती है? गतिशील विद्युत। परंतु दूसरा बोलोगे आप इंडक्शन प्रक्रिया की विद्युत, ये विद्युत भी अपने पास आवेश ही पैदा करती है, परंतु दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये जो रासायनिक प्रक्रिया की विद्युत होती है, इसमें क्या होता है? इस विद्युत में उत्पन्न होने वाले आवेशों की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन पूछा जाए आपको, ऐसी कौन सी विद्युत है जिसमें कम मात्रा में आवेश पैदा होता है, तो आपको ऑप्शनली क्या चुनना है? गतिशील विद्युत। अगर आपको बोला जाए ऐसी कौन सी विद्युत है जिसमें रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा विद्युत पैदा की जाती है,
तो भी आपके पास आंसर में क्या रहेगा, गतिशील विद्युत। थर्ड नंबर देखिए, इंडक्शन प्रक्रिया की विद्युत। इस विद्युत की अगर मैं बात करता हूं तो ये विद्युत और ये विद्युत जो होगा, इसमें देखो क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो आवेश पैदा होता है वो कम मात्रा में होता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि ऐसी कौन सी विद्युत है जिसमें अधिक मात्रा में आवेश पैदा होता है, तो आपको कौन सी विद्युत चुनना है, इंडक्शन प्रक्रिया विद्युत। तो आपकी डेफिनेशन बोलोगे इसकी, इस विद्युत में पैदा होने वाले आवेशों की मात्रा सर्वाधिक होती है। देखिए दोस्तों, इसमें और इसमें मैंने आपको ये दोनों में पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको जो मैं ये स्थिर विद्युत पढ़ाऊंगा इसका थोड़ा मैटर बड़ा है, तो आप सबसे पहले इसको और इसको थोड़ा बहुत समझ लो, क्योंकि इसका जो पूर्ण विस्तार है मैं आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और जो इंडक्शन प्रक्रिया वाली विद्युत है इसका मैं आपको पूर्ण विस्तार जो डीसी मशीन आएगी, जिसको जनरेटर मशीन है, जनरेटर वगैरह होता है, मोटर वगैरह होती है, उसमें आपको मैं इंडक्शन प्रक्रिया का पूरा चैप्टर समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ और इसका भी आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों का मैं पूर्ण वर्णन आपको इस लेसन का सेल वाले चैप्टर में होगा, और इस वाले का आपके पास डीसी जनरेटर के चैप्टर में पूर्ण वर्णन होगा। तो देखो, इस विद्युत में उत्पन्न होने वाले आवेशों की मात्रा कम होती है, तो ये विद्युत कौन सी कहलाएगी, गतिशील विद्युत। और गतिशील विद्युत को आप गतिज विद्युत भी बोल सकते हो। इधर है इंडक्शन प्रक्रिया विद्युत, ये विद्युत और ये विद्युत दोनों सेम ही है, लेकिन फर्क किस बात का है, यहाँ पे जो आवेश पैदा हो रहा है वो कौन सी मात्रा है, आवेशों की मात्रा क्या है, यहाँ पे कम है, और इधर आवेशों की मात्रा क्या है, सर्वाधिक है। तो मात्रा अगर सर्वाधिक होगी तो आंसर में क्या चुनोगे, ये इंडक्शन प्रक्रिया की विद्युत है, और अगर आवेशों की मात्रा कम है तो ये विद्युत कौन सी है, गतिशील विद्युत है। अब देखो बात क्या आती है, अगर बात कर ली जाए इस विद्युत की, गतिशील विद्युत की बात कर ली जाए, किसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज की थी दोस्तों, आपको पूछा जाए गतिशील विद्युत की खोज किसने की थी, तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। इधर आता है इंडक्शन प्रक्रिया द्वारा पैदा होने वाले विद्युत कौन से वैज्ञानिक की है, तो आपको यहाँ पे बताना है इसकी जो खोज की थी वो की थी माइकल फैराडे ने। इंडक्शन प्रक्रिया की विद्युत जो होती है उसकी खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो फैराडे होता है उसका पूर्ण नाम ही माइकल फैराडे होता है। सभी विद्यार्थी इस बात को कंफ्यूजन में ना रखें कि फैराडे का दूसरा नाम क्या होता है, फैराडे का पूर्ण नाम ही क्या होता है, माइकल फैराडे। तो दोस्तों ये दोनों तो अपने बेसिक बात थी, अब मैं इधर चर्चा करता हूं अपने मेन टॉपिक पर। तो देखिए, ये टॉपिक जो होता है घर्षण प्रक्रिया की विद्युत। घर्षण प्रक्रिया अपन किसे कहेंगे, तो देखिए सबसे पहले बात ये आती है, ये जो स्थिर विद्युत है इसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। वो क्या है, देखो जिस तरह मैं कह रहा था विद्युत को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, लेकिन आप अगर कोई विद्यार्थी पूछे तो तीसरा पार्ट कौन सा बताओगे, इंडक्शन प्रक्रिया विद्युत। अब देखो, जिस तरह विद्युत को 2 भागों में बांटा गया है, अगर मैं घर्षण प्रक्रिया की बात करूं तो इसको भी अपन कितने भागों में बांटेंगे, 2 प्रक्रियाओं में। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, घर्षण प्रक्रिया भी कितने भागों में बटेगी, 2 भागों में। एक अपने पास होगा, पहला होगी आपके पास घर्षण की आकर्षण प्रक्रिया, और दूसरा होगा आपके पास घर्षण की प्रतिकर्षण प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, ये और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को जैसा मैंने यहाँ पे लिखवाया है वैसे ही आप अपनी फेयर कॉपी में, नोट्स की कॉपी में उतार ले, क्योंकि जो अपना मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्थिर विद्युत का। तो देखिए आपके पास सबसे पहले मैं आपको स्थिर विद्युत का टॉपिक क्लियर कराऊंगा, उसके बाद घर्षण प्रक्रिया किसे कहते हैं उसका टॉपिक क्लियर कराऊंगा, फिर उसके बाद आकर्षण प्रक्रिया, और उसके बाद है प्रतिकर्षण प्रक्रिया। और दोस्तों एक विशेष बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको नोटिस करना, आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रक्रिया जब आप समझ लेते हो तो आपको यहां से आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रक्रिया समझते ही आपको यहां से 2 नियम समझने होते हैं, और 2 नियमों में से आप क्या समझोगे, 2 नियम होंगे आपके पास। एक तो आप समझोगे
कूलाम का प्रथम नियम, और दूसरा आप समझोगे कूलाम का द्वितीय नियम। और इसको समझने के पश्चात आप यहां से एक आपका लास्ट पॉइंट बचता है और उस पॉइंट का नाम होता है इकाई आवेश। ये पॉइंट समझोगे दोस्तों। ये बात मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्थिर विद्युत पढ़ लेते हैं और घर्षण प्रक्रिया पढ़ लेते हैं, जबकि उनको आकर्षण में, प्रतिकर्षण में और घर्षण प्रक्रियाओं में थोड़ा चेंजेज करने में दिक्कत आती है। तो आप सभी विद्यार्थी, मैं जो ग्राफिक से समझा रहा हूँ, इस ग्राफ को एक अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि ये जो आपका पूरा टॉपिक है यहाँ से विद्युत का ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा जो आपको मिसमैच होगा। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी ये ध्यान दें, मैं आपको सबसे पहले स्थिर विद्युत पढ़ाऊंगा पूरी कंप्लीट, उसके बाद घर्षण प्रक्रिया पढ़ाऊंगा। घर्षण प्रक्रिया किसे कहते हैं, आकर्षण प्रक्रिया पढ़ाऊंगा, फिर प्रतिकर्षण प्रक्रिया पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक कूलाम का प्रथम नियम पढ़ाऊंगा, फिर द्वितीय नियम पढ़ाऊंगा और उसके बाद इकाई आवेश पढ़ाऊंगा। तो आपके पास इस तरह से विद्युत का जो भी टॉपिक है वो लगभग मेरे अनुसार पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि जो मैं चर्चा कर रहा हूं अब वो अपने पास आएगा। पहला टॉपिक स्थिर विद्युत या विद्युत के ग्राफ, ठीक है, इसके प्रकार। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कुछ समय के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा मिटा देता हूं और मैं फर्स्ट अपने टॉपिक पे बात करता हूं अब इस ग्राफ के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, आपको बोला जा रहा है विद्युत को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों, विद्युत को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में विद्युत को बांटा गया है। अपना पहला टॉपिक जो चलेगा अब वो चलेगा स्थिर विद्युत पे। किस पे चलेगा, स्थिर विद्युत। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट देखिए, आपका फर्स्ट टॉपिक आएगा आपका स्थिर विद्युत। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा जगह कम है तो देखिए। स्थिर विद्युत, पॉइंट नंबर फर्स्ट। देखिए दोस्तों, आपके पास अभी मैं ग्राफ जो समझाया आपको उसमें मैंने कहा कि स्थिर विद्युत जो होती है, स्थिर विद्युत की परिभाषा क्या लिखोगे आप, घर्षण प्रक्रिया द्वारा पैदा होने वाली ऐसी विद्युत जिसमें आवेश स्थिर प्रकार का होता है, वो कौन सी विद्युत कहलाती है, स्थिर विद्युत कहलाती है। तो देखिए, घर्षण प्रक्रिया द्वारा आवेश पैदा होने वाली विद्युत स्थिर विद्युत कहलाती है। दोस्तों, आपको पूछा जाए स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, घर्षण प्रक्रिया द्वारा आवेश पैदा होते हैं, तो ये विद्युत कौन सी कहलाती है, स्थिर विद्युत। अब देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ विशेष बातें पूछी जाती है, वो क्या है वो देखो, मैं बता रहा हूं आपको। पहली बात, आपको विशेष तौर पे क्या क्या पूछेगा, इसमें आपको कुछ विशेष बातें पूछेगा।
वो आप नोट कर लेना। देखिए पहला पॉइंट ये पूछेगा स्थिर विद्युत है उसकी खोज किसने की थी, तो आपका पहला पॉइंट बनता है स्थिर विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। पहला पॉइंट बनता है आपका स्थिर विद्युत की खोज किस कौन से वैज्ञानिक ने की थी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। नंबर 2 पॉइंट बनेगा आपके पास स्थिर विद्युत की खोज स्थिर विद्युत की खोज थेल्स नामक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 2500 ईस्वी में की थी। आपको पूछा जाएगा स्थिर विद्युत की खोज कौन से सन में हुई थी, तो आपको बताना है 2500 ईस्वी में, या आप बोल सकते हो इसको 25वीं शताब्दी। ठीक है। नंबर 3 बोलेगा आपको दोस्तों ये जो थेल्स होता है ना, थेल्स नामक वैज्ञानिक, इसका पूरा नाम होता था थेल्स एम्बर। क्या होता था? थेल्स एम्बर। तो तीसरा पॉइंट बनता है थेल्स का पूरा नाम थेल्स एम्बर। अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए थेल्स का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको बताना है थेल्स एम्बर। ध्यान रखना दोस्तों ये जो एम्बर शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, तो आपके पास यहाँ पे एम्बर की जगह ग्रीक भी दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थेल्स का पूरा नाम या तो थेल्स एम्बर देगा या फिर थेल्स ग्रीक देगा। ठीक है। तो थेल्स का पूरा नाम थेल्स एम्बर या थेल्स ग्रीक होता है। तो आपके पास थेल्स का पूरा नाम थेल्स एम्बर भी आ सकता है और थेल्स ग्रीक भी आ सकता है, क्योंकि ये जो एम्बर शब्द है ये ग्रीक भाषा का ही शब्द है, तो ग्रीक दे दे चाहे एम्बर दे दे दोनों में एक ही बात है। ठीक है। नंबर 4 दोस्तों स्थिर विद्युत जो पैदा हुई थी उस टाइम वो प्राचीन काल का समय था। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए थेल्स नामक जो वैज्ञानिक था ये कौन से सन में विद्युत की खोज किया था, तो प्राचीन जमाने में किया था। इस वजह से इस थेल्स नामक वैज्ञानिक को प्राचीन काल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। तो नंबर 4 थेल्स नामक वैज्ञानिक को प्राचीन काल का जनक कहा जाता है। आपको पूछा जाए थेल्स को ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसे प्राचीन काल का जनक कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन में चुनना है थेल्स। थेल्स नामक वैज्ञानिक को कौन से समय का जनक कहा जाता है? प्राचीन काल का जनक कहा जाता है। नंबर 5 बात आती है, आपको पूछा जाए ऐसी कौन सी विद्युत है जिसको स्थिर विद्युत के नाम से जाना जाता है, तो थेल्स की विद्युत ही एक ऐसी विद्युत है जिसको किस नाम से जाना जाता है? स्थिर विद्युत के नाम से। तो नंबर 5 थेल्स की विद्युत को स्थिर विद्युत, दोस्तों इसका दूसरा नाम होता है स्थिर को बोलते हैं स्टैटिक और विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो स्थिर विद्युत को एग्जाम में दे सकता है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है स्थिर विद्युत का दूसरा नाम क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। थेल्स की विद्युत को स्थिर विद्युत कहा जाता है। ठीक है। और नंबर 6 पूछेगा आपको थेल्स की विद्युत का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों ये एक ऐसी विद्युत थी जिसमें आवेश आपके पास क्या रहेगा?
नाम से ही प्रतीत हो रहा है, विद्युत में आवेश जो है किस प्रकार का है, स्थिर। तो इसमें जो आवेश स्थिर होता है, इस वजह से इस विद्युत का कहीं पे भी उपयोग की नहीं किया जाता है। तो आपको अगर बोले तो उपयोग की बात करें तो उपयोग आप क्या बोलोगे, थेल्स की विद्युत का उपयोग बराबर क्या होता है, नगण्य। नगण्य का मतलब होता है न के बराबर, यहाँ पे यानी कि इस विद्युत का उपयोग अपन कहीं पर भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आपको पूछा जाए विद्युत को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप 2 ही भागों में बताओगे, ठीक है। अगर तीसरा भाग पूछे तो मैंने आपको पिछला जो स्क्रीनशॉट करवाया है उससे आप बता दें कि तीसरी विद्युत इंडक्शन प्रक्रिया की विद्युत होती है। तो देखिए, स्थिर विद्युत किसे कहोगे, घर्षण प्रक्रिया द्वारा आवेश पैदा होने वाली विद्युत ही क्या कहलाएगी, घर्षण प्रक्रिया द्वारा आवेश पैदा होने वाली विद्युत स्थिर विद्युत कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस पॉइंट हो गया, यहाँ विद्युत लिख लेना, विद्युत। तो घर्षण प्रक्रिया द्वारा आवेश पैदा होने वाली विद्युत स्थिर विद्युत कहलाती है। यह आपकी इसको विशेष बातें पूछेगा तो आप सभी विद्यार्थी इसको एक एक नोट कर लें, और नेक्स्ट टॉपिक में आप समझा रहा हूं उसको थोड़ा समझे। देखो दोस्तों, आपको बताया जा रहा है स्थिर विद्युत की डेफिनेशन, तो क्या बोलोगे आप, घर्षण प्रक्रिया द्वारा आवेश पैदा होता है तो विद्युत कहलाती है स्थिर विद्युत। लेकिन एक घर्षण प्रक्रिया होती क्या है, इसको भी तो हमें समझना है ना। तो देखो यहाँ पे जो टॉपिक दे रखा है घर्षण प्रक्रिया, ये इसका मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। वो क्या है घर्षण प्रक्रिया, आप किसे कहोगे, घर्षण प्रक्रिया हमेशा वो होती है जिसमें हमेशा कभी भी दो पदार्थ आपस में टकराते हैं। कभी भी अगर जैसे मान लीजिए कभी अगर अपन दो पदार्थों को आपस में टकरा रहे हैं तो अपने पास दो पदार्थ टकराते हैं, तो प्रक्रिया कौन सी होती है, घर्षण प्रक्रिया। अब ध्यान रखना, सबसे मोस्ट बात क्या होती है, घर्षण प्रक्रिया जब भी होगी हमेशा इसमें दो पदार्थ होंगे, और दोनों पदार्थ आपके पास समान अवस्था में भी हो सकते हैं और दूसरा असमान अवस्था में भी आपके पास हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं इधर घर्षण प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है, दो असमान या समान पदार्थों को टकराने, आप इसको बोल सकते हो रगड़ने की प्रक्रिया। टकराओ चाहे रगड़ो, बात एक ही होती है। दो असमान या समान पदार्थ, ध्यान रखना घर्षण प्रक्रिया में हमेशा दो पदार्थ टकराएंगे और दोनों पदार्थ समान अवस्थाओं के भी हो सकते हैं और दोनों पदार्थ असमान धातु के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दो असमान या समान पदार्थों को टकराने यानी रगड़ने की जो प्रक्रिया होती है, रगड़ने की प्रक्रिया घर्षण प्रक्रिया कहलाती है। तो आपको पूछा जाए घर्षण प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो आप घर्षण प्रक्रिया की डेफिनेशन क्या बताओगे, दो समान या असमान पदार्थों को टकराने यानी उसको रगड़ेंगे तो रगड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, घर्षण प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं अभी आपको पिछले स्क्रीनशॉट में मैंने आपको कहा था कि जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा पहले मैं आपको स्थिर विद्युत समझाऊंगा, तो स्थिर विद्युत की डेफिनेशन ये हो गई। इसके बाद आपको मैंने पूरा प्रोसेस ये समझा दिया। अब मैं कह रहा था कि स्थिर विद्युत के बाद मैं क्या समझाऊंगा आपको, घर्षण प्रक्रिया। तो घर्षण प्रक्रिया की अभी तो मैंने परिभाषा ही समझाई आपको, अभी तो इसके प्रकार समझने अपने को। तो घर्षण प्रक्रिया की परिभाषा क्या बोलोगे आप, दो असमान या समान पदार्थों को टकराने यानी रगड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, घर्षण प्रक्रिया। अब देखिए दोस्तों बात क्या आती है, अगर आपको पूछा जाता है तो आपको इधर से बताना है घर्षण प्रक्रिया को ग्राफ में मैंने बताया था कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। तो आपको पूछता है घर्षण प्रक्रिया को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। घर्षण प्रक्रिया को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो होगी आपके पास आकर्षण प्रक्रिया और दूसरी होगी आपके पास प्रतिकर्षण प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो पहला आप लिखोगे, पहला आपके पास होगा आकर्षण प्रक्रिया और दूसरा आप समझोगे प्रतिकर्षण प्रक्रिया। तो सभी दोस्तों को एक बार मैं बता देता हूं पुनः वापस से, स्थिर विद्युत का मैंने आपको बताया था, स्थिर विद्युत का पूरा डेफिनेशन आपको इस तरह बोलना है और इसके मोस्ट बातें ये याद रखनी है।
नंबर आगे बात करें, आपको बोले स्थिर विद्युत बोलेगा तो डेफिनेशन ये बोलनी है। अगर वो बोले घर्षण प्रक्रिया किसे कहते हैं तो आपको बताना है दो समान या असमान पदार्थों के टकराने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, घर्षण प्रक्रिया। घर्षण प्रक्रिया को कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में, क्योंकि देखो असमान टकराएगी चीजें तो भी दो ही होगी, समान होगी तो भी चीजें कितनी होगी, दो ही होगी। तो हमेशा आकर्षण प्रक्रिया और प्रतिकर्षण प्रक्रिया होगी, इन दोनों में अपने पास कितने पदार्थ होंगे, दो। अब दोस्तों मैं बात करूंगा मोस्ट बात जो आएगी वो आएगी कि घर्षण प्रक्रिया में अपने पास क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अपने पास जो मेन टॉपिक पे बात करता हूं कि घर्षण प्रक्रिया सिद्ध करने के लिए अपने को कौन कौन से पदार्थ चाहिए, मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं 2 मिनट के लिए मिटा देता हूँ, नेक्स्ट फिर चर्चा करता हूँ आगे टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, जब भी हम घर्षण प्रक्रिया को सिद्ध करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे पदार्थ होने चाहिए जिससे हम उनको, अगर हमारे पास ज्यादा कोई चीज रहे तो उसको दे भी सके, और कम रहे हमारे पास कोई पदार्थ तो हम उससे उस चीज को ले भी सके। तो हमारे पास घर्षण प्रक्रिया है, उसको अपने सिद्ध करेंगे तो उसके लिए घर्षण प्रक्रिया के उपयोगी पदार्थ चाहिए। तो देखो क्या, एक मिनट रुकिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके पास घर्षण प्रक्रिया है, इसमें आपको उपयोगी पदार्थ चाहिए, और वो पदार्थ आपके पास जो होगा वो होगा आपके पास दो प्रकार से। कितने प्रकार से होगा, दो प्रकार से। कैसे, एक बार तो आपके पास जो भी पदार्थ होगा, आपके पास घर्षण प्रक्रिया कभी भी आप सिद्ध करोगे आपके पास दो प्रकार के पदार्थ होंगे, चाहे वो आकर्षण प्रक्रिया हो चाहे प्रतिकर्षण प्रक्रिया हो। तो जब भी आप अगर घर्षण प्रक्रिया सिद्ध करोगे तो आपके पास दो प्रकार के पदार्थ होंगे। एक पदार्थ होगा एक पदार्थ होगा आपके पास धनात्मक प्रकार का। आपके पास एक पदार्थ तो कौन सा होगा, धनात्मक पदार्थ होगा, और दूसरा प्रकार पदार्थ होगा आपके पास, वो आपके पास होगा ऋणात्मक पदार्थ। देखिए दोस्तों, ये धनात्मक पदार्थ के साथ कोई जरूरी नहीं है आप ऋणात्मक पदार्थ नहीं होगा तो भी अपन घर्षण तो करवा देंगे, लेकिन जिस तरह मैं ग्राफिक्स में आपको समझा रहा हूं कि घर्षण प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है, तो उसको समझने के लिए तो अपने को धनात्मक और ऋणात्मक पदार्थ ही रखना है। अगर आप घर्षण की आकर्षण और प्रतिघर्षण प्रक्रिया नहीं समझना चाहते तो आप एक पदार्थ से भी काम चला सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपको घर्षण प्रक्रिया उसका उपयोगी पदार्थ कितने होंगे, दो। एक तो होगा धनात्मक पदार्थ, एक होगा ऋणात्मक पदार्थ। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा, उस टेबल में थोड़ा सा ध्यान ये देना कि जब तक आपके पास घर्षण नहीं होगा ना, तब तक तो उस टेबल में वो पदार्थ धनात्मक अवस्था में ही रहेगा और ऋणात्मक वाला ऋणात्मक अवस्था में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से घर्षण करवा दूंगा तो आपको यह ध्यान रखना है, जो धनात्मक वाला रहेगा वो ऋणात्मक में बदलेगा और जो ऋणात्मक रहेगा वो धनात्मक में बदलेगा। तो देखिए कैसे, इसको मैं एक टेबल में ले लेता हूं। कैसे, देखिए दोस्तों, आपके पास जब भी आप धनात्मक पदार्थ का पदार्थ लोगे और ऋणात्मक पदार्थ का प्रकार लोगे, तो जब भी थेल्स की प्रक्रिया कराई जाती है आपके पास कितने पदार्थ होंगे, दो, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब आपको मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं, धनात्मक पदार्थ में आप कौन कौन से पदार्थ रख सकते हो। जैसे
धनात्मक में आप कांच भी ले सकते हो, कांच लोगे कौन सा आवेश होगा इसमें, धनात्मक। और ये कब होगा, जब तक कोई प्रक्रिया नहीं होगी। कांच में भी धनात्मक आवेश होगा। इसके अलावा आप ले सकते हो बिल्ली की खाल, इसमें भी आपके पास प्लस प्रकार का आवेश होगा। दोस्तों मैं बार बार नहीं लिखता हूं, ऐसे करता हूं, इसको ऐसे छोड़ देता हूं, एक में लिख देता हूं समझाने के लिए। कांच होगा तो भी आपके पास धनात्मक आवेश, यानी धनात्मक पदार्थ चारों टेबल में जो आएंगे, चारों कौन से पदार्थ होंगे, धनात्मक प्रकार के पदार्थ। एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। देखिए दोस्तों, दूसरा आप ले सकते हो, पहला ले सकते हो कांच, दूसरा लोगे बिल्ली की खाल, तीसरा ले सकते हो आप फलालैन नाम की एक छड़ आती है, आप वो भी ले सकते हो। और नंबर 4 ले सकते हो आप एम्बर। जैसे अभी मैं कह रहा था, थैल्स का पूरा नाम होता है थैल्स एम्बर। जो एम्बर शब्द होता है ना, वो थैल्स के नाम से उठाया गया है, ठीक है। और ऋणात्मक पदार्थ आप जब भी लोगे तो कांच के साथ आप ले सकते हो, जैसे इधर रेशम ले सकते हो। रेशम में कौन सा आवेश होगा, माइनस प्रकार का आवेश होगा। बिल्ली की खाल है, इसके साथ इधर एबोनाइट ले सकते हो। फला लेना है, इसके साथ भी एबोनाइट ले सकते हो। और एम्बर है, इसके साथ आप चमड़ा ले सकते हो। दोस्तों ये टेबल मैं इस वजह से बनवा रहा हूं क्योंकि आप जब भी घर्षण प्रक्रिया करवाओगे तो आपके पास धनात्मक और ऋणात्मक पदार्थ दोनों लेने हैं। तो कांच और रेशम है, इसके बीच भी अपन घर्षण करा सकते हैं। हम चाहें तो कांच और रेशम की जगह ये दोनों भी ले सकते हैं, हम चाहें तो ये दोनों भी ले सकते हैं, और हम चाहें तो एम्बर और चमड़े के बीच भी अपन घर्षण प्रक्रिया करवा सकते हैं। जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं अधिकतर वो कांच और रेशम की प्रक्रिया ही पढ़ते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में इन तीनों में से और पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दें, घर्षण प्रक्रिया कराओगे हमेशा कितने पदार्थ होंगे, 2, एक तो होगा धनात्मक, दूसरा होगा ऋणात्मक। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, वो क्या है, हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक पदार्थ होते हैं ना। देखो जैसे कांच प्लस है ना, हमेशा धनात्मक उसको बोलते हैं जिसके पास किसी भी चीज की अधिकता हो। जैसे कि कांच है, कांच पे एक आवेश है कौन सा प्रकार का, प्लस प्रकार का। तो ये धनात्मक क्यों है, क्योंकि इसके पास आवेशों की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई ना। तो धनात्मक वो होता है जिसके पास आवेशों की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरे शब्दों में मैं क्या कह सकता हूं, अगर इसके पास कांच के पास आवेश ज्यादा है, तो मान लो अगर रेशम है, रेशम के पास आवेश कम है, तो ये धनात्मक कहला रहा है, ये ऋणात्मक कहला रहा है। अब मान लो रेशम को अगर और आवेशों की जरूरत पड़ेगी तो ये किसके पास जाएगा लेने के लिए, कांच के पास जाएगा। कांच के पास देगा तो देखो जब तक कोई प्रक्रिया नहीं हो रही ना, तब तक तो पहले कौन धनात्मक है, कांच धनात्मक है ना। धनात्मक की परिभाषा क्या होगी, धनात्मक पदार्थ की परिभाषा हो गई ऐसे पदार्थ जिसके पास आवेशों की मात्रा अधिक हो। एक परिभाषा दी हो गई। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेके आपको समझा देता हूं ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है धनात्मक पदार्थ की परिभाषा क्या बोलोगे आप, पहला बोलोगे ऐसे पदार्थ जिनके पास आवेश अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, वे धनात्मक पदार्थ कहलाते हैं। देखो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, धनात्मक पदार्थ क्या होता है, ये कांच है, कांच धनवान है क्या, इसके पास आवेश ज्यादा है। अगर मैं रेशम को देखूं तो रेशम माइनस है ना, इसके पास आवेशों की मात्रा कम है। तो धनात्मक पदार्थ की पहली परिभाषा आप क्या बोल सकते हो, जैसे आपको कोई बोल दे भाई कांच धनात्मक है, तो धनात्मक की परिभाषा क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, ऐसे पदार्थ जिनके पास आवेशों की अधिक मात्रा, आवेश अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धनात्मक पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा देखो दोस्तों मैं क्या कह सकता हूं, जब अगर इसके पास अगर आवेश अधिक मात्रा में है कांच के पास,
तो कांच आवेश किसको दे सकता है, इसको दे सकता है क्या? तो जब ये कांच अगर इसको आवेश नहीं दे रहा ना, तब तक तो ये धनवान ही है, लेकिन जैसे ये आवेश इसको दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा क्या? तो देखो आप दूसरी परिभाषा ये भी बोल सकते हो इसकी, या ऐसे पदार्थ जो अपने आवेश दूसरे पदार्थों को देते, ध्यान रखना, देखो ऐसे पदार्थ जो अपने आवेश दूसरे पदार्थों को दे सकते हैं, दे सकते हैं। जब देखो ये अगर आवेश देगा तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि त्याग करेगा क्या अपने आवेशों का, तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूं ऐसे पदार्थ जो अपने आवेश दूसरे पदार्थों को देते हैं, इसको मैं दूसरी भाषा में ये भी लिख सकता हूं त्याग करेंगे। ये क्या करेंगे, त्याग करेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो अपने आवेश दूसरे पदार्थों को देते हैं यानी क्या करते हैं, त्याग करते हैं, तो यह धनात्मक पदार्थ कहलाते हैं। अब दोस्तों इसमें एक नोट याद रखना, वो क्या है, जब तक ये अपने पास कोई भी घर्षण प्रक्रिया नहीं करता है ना, जब तक अगर कांच को रेशम को अपन आपस में टकराएंगे नहीं, जब तक इसको टकराएंगे नहीं तब तक न तो ये आवेश को देगा नहीं लेगा। आप क्या याद रख रहे हो, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों की मात्रा अधिक होती है, तो ये आवेशों की मात्रा अधिक तब होगी जब अगर मैं बात बोलूं इस प्रक्रिया में, तो घर्षण प्रक्रिया क्या होगी, ये जो घर्षण प्रक्रिया ना इसकी वैल्यू अपने पास क्या मानी जाएगी, 0। यानी इस कंडीशन में कोई भी आवेश है वो अपने पास गतिशील नहीं है। कहने का मतलब है अगर आवेशों की मात्रा अधिक है इसका मतलब है न तो इसने इसको गति कराया न इसको गति कराया। कहने का मतलब क्या है, देखो इसको कंफ्यूज ना हो, इसको थोड़ी देर के लिए मैं वापस मिटा देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो आपके पास बोला जाए धनात्मक पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके पास आवेशों की अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं वो धनात्मक पदार्थ कहलाएंगे। या फिर मैं क्या कह सकता हूं, जिन पदार्थों के पास अधिक मात्रा में आवेश होता है ना, तो वो अपने आवेश दूसरे पदार्थों को दे देते हैं, तो भी ये क्या कहलाएंगे, धनात्मक। अब नोट समझो, जब ये पदार्थ एक दूसरे आवेश दे देते हैं ना, तो यहाँ पे एक नोट नियम लागू हो जाता है, वो क्या है, धनात्मक पदार्थ अपने आवेश दूसरे पदार्थों को आवेश देने के पश्चात ऋणात्मक पदार्थ बन जाते हैं। दोस्तों ये चीज बहुत ही नोट करने की तौर है। अगर धनात्मक पदार्थ अपने आवेश को अगर दूसरे पदार्थों को त्याग कर देता है ना, दे देता है, तो पहले ये धनात्मक अवस्था में होता है, उसके बाद ये कौन सी अवस्था में बदल जाते हैं, ऋणात्मक स्थिति में बदल जाते हैं। ठीक इसी तरह इधर देखो ऋणात्मक पदार्थ, देखो इधर आवेशों की अधिक मात्रा है, इधर आवेश कौन सी मात्रा में हो जाएंगे, कम मात्रा में। तो पहली परिभाषा बनती है यहाँ पे, ऐसे पदार्थ जिनके पास आवेश कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर जिन पदार्थों के पश्चात आवेश कम मात्रा में उपस्थित होते हैं वो पदार्थ अपने पास ऋणात्मक प्रकार के पदार्थ कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरी, जब अगर इन पदार्थों के पास आवेशों की मात्रा कम है तो ये क्या करेंगे, अगर इनको पूर्ण आवेश चाहिए, पूरे पूरे आवेश चाहिए, तो ये क्या करेंगे, दूसरे पदार्थों से आवेश लेंगे। और जब ये लेंगे तो लेने को अपन कह सकते हैं क्या, ग्रहण करेंगे क्या, तो अपन दूसरी परिभाषा ये भी बोल सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों के
आवेश लेते, लेते को मैं बोल सकता हूं ग्रहण, क्या बोल सकता हूं, ग्रहण लेते हैं, सॉरी दोस्तों, लेते हैं ऋणात्मक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें भी एक नोट लागू हो जाता है। जब तक इसके पास पहले आवेश कम मात्रा में थे तब तक तो क्या कहला रहा था, ऋणात्मक। लेकिन दूसरी डेफिनेशन क्या कह रही है, जब इसके पास आवेश कम मात्रा में था तो इसने क्या किया, दूसरे पदार्थ से क्या ले लिया, आवेश ले लिया। तो ये जो ऋणात्मक पदार्थ था ये नोट के तौर पर अब कैसा पदार्थ बन जाएगा, धनात्मक पदार्थ बन जाएगा। दोस्तों ये वाला ग्राफिक्स में इस वजह से समझा रहा हूं क्योंकि अभी अब अपन जब इन दोनों की घर्षण प्रक्रिया करवाएंगे तो अपन ये आवेश एक दूसरे को त्याग करेंगे और लेंगे, तो वो घर्षण प्रक्रिया में होगा। तो इस वजह से इस चीजों को समझना जरूरी है। और नोट देखो, ऋणात्मक पदार्थ जब दूसरे पदार्थों के आवेश ग्रहण कर लेते हैं तो यह धनात्मक पदार्थ बन जाते हैं। दोस्तों जिसको ये वाली बात और ये वाली बात समझ में आ रही है, अभी घर्षण प्रक्रिया उसको 1 ही मिनट में समझ में आ जाएगी, पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे है। मैं कह रहा हूं देखो, मैंने टेबल बनाई है, ये सारे धनात्मक पदार्थ है, ये ऋणात्मक पदार्थ है। धनात्मक परिभाष क्या बोलूंगा मैं, जिनके पास आवेश अधिक है वो धनात्मक है, जिनके पास आवेश कम है वो क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जब ये धनात्मक वाले आवेश अगर इधर वाले को दे देंगे, ये जैसे प्लस है, प्लस वाला किसको आवेश दे देगा, इसको दे देगा माइनस वाले को, तो ये जब इससे इसको दे देगा तो ये अब ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो जब तक अपने पास ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये आवेश अगर इधर इसको दे देगा तो यहाँ जो माइनस है ये किसमें हो जाएगा, ये रेशम तो हो जाएगा धनवान में और काच हो जाएगा यहाँ पे ऋणायन में। तो ये आवेशों का आदान प्रदान ही होगा ना, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, घर्षण प्रक्रिया के द्वारा। तो आप इस वाले ग्राफिक्स को एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको घर्षण प्रक्रिया समझाता हूं। सभी दोस्तों ने स्क्रीनशॉट लिया कि इसका, तो देखिए अब हम नेक्स्ट इस टॉपिक के बाद में अगर मैं चर्चा करने वाला हूं तो वो आता है अपने पास घर्षण प्रक्रिया। अपन किसे कह रहे हैं, दो पदार्थों का टकराना ही क्या कहलाएगा। देखो जैसे मैं कांच के साथ कांच को टकराऊं तो मैंने घर्षण प्रक्रिया की डेफिनेशन क्या बोली थी, घर्षण प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था दो असमान या समान पदार्थ, यही बताया था ना भाई। तो देखो घर्षण प्रक्रिया अगर मैं करवाऊंगा तो देखो मैं कांच के साथ बिल्ली की खाल भी ले सकता हूं ना, तो ये बिल्ली की खाल भी प्लस ही है और कांच भी प्लस ही है, ये दोनों प्रकार के पदार्थ समान हो गए क्या। अगर मैं चाहता तो कांच के साथ किसको टकरा सकता था, रेशम को टकरा सकता था ना। तो देखो जब अपन कांच को रेशम से टकराएंगे ना तब तो होगा घर्षण। अब घर्षण में भी ये देखा जाएगा कि कांच के साथ इधर रेशम टकरा रही है या कांच के साथ कांच ही टकरा रहा है। तो अगर समान लेवल के पदार्थ होंगे तो अपन घर्षण प्रक्रिया को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। जिस तरह पदार्थ को दो भागों में बांटा है तो घर्षण प्रक्रिया को मैंने दो भागों में बंटवाया था। आपके पास असमान पदार्थ होगा तो भी ये आकर्षण में बदलेगी या प्रतिकर्षण में, वो मैं समझाऊंगा। तो देखो हम नेक्स्ट टॉपिक चलता है अपना घर्षण प्रक्रिया के प्रकार। तो देखो दोस्तों पहला पॉइंट बनता है मेरा, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको आकर्षण प्रक्रिया। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए घर्षण प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है तो आपको बताना है घर्षण प्रक्रिया को मुख्यतः दो भागों में
बांटा गया है। दोस्तों आपको पूछा जाए विद्युत को कितने भागों में बांटा गया है तो दो ही भाग बताने हैं, आपको तीसरा भाग बताना है तो इंडक्शन प्रक्रिया का बताना है। ठीक है, एग्जाम में चुनना आपको दो का ही है। ठीक है, मैं बात करूं फिर इसके बाद बोले घर्षण प्रक्रिया के पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, उसको भी दो ही भागों में बांटा गया है, एक तो धनात्मक प्रकार के पदार्थों में, एक ऋणात्मक प्रकार के पदार्थों में। अब नंबर 3 आता है आपके पास घर्षण प्रक्रिया के लिए भी पूछा जाए तो घर्षण प्रक्रिया भी कितने भागों में बांटी गई है, दो भागों में। तो मैं आपको पहला समझा रहा हूं आकर्षण प्रक्रिया। देखो दोस्तों, आपके पास जब भी अगर आकर्षण प्रक्रिया होगी तो मैंने यहाँ पे देखो घर्षण प्रक्रिया में कितने शब्द लिख रहे हैं, एक तो लिख रहा है असमान पदार्थ, एक लिख रहा है समान पदार्थ, ये लिखा है ना मैंने डेफिनेशन। मैं बोल रहा था घर्षण प्रक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें दो समान पदार्थ या असमान पदार्थ आपस में टकराएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, घर्षण प्रक्रिया। तो जब भी आप आकर्षण प्रक्रिया समझोगे तो आपके पास इस घर्षण प्रक्रिया में से कौन से पदार्थ आएंगे, असमान पदार्थ। और असमान पदार्थ कौन सा, इधर देखो मैंने आपको टेबल बनाई है ना, अब टेबल सही साबित होगी। देखो इधर मैं कांच के साथ रेशम होऊंगा ले लूंगा तो इधर ये धनात्मक का इधर ऋणात्मक का असमान पदार्थ हो जाएंगे क्या, होंगे ना भाई। ठीक है, मैं चाहूं तो आपके साथ देखो इधर मैं बिल्ली की खाल के साथ क्या ले सकता हूं, एबोनाइट भी ले सकता हूं, ये भी असमान पदार्थ हो गया। तीसरा मैं फलालेन के साथ क्या ले सकता हूं, एबोनाइट भी ले सकता हूं, और इधर एम्बर के साथ क्या ले सकता हूं, चमड़ा भी ले सकता हूं। क्या ये दोनों पदार्थ जो मैं ले रहा हूं असमान प्रकार के हैं क्या, है ना। तो आपके पास देखो आकर्षण प्रक्रिया की परिभाषा क्या बताओगे आप, दो असमान पदार्थों को, देखो दो असमान पदार्थ तो ले लेंगे ना अपन, तो ये कह रहा है आकर्षण प्रक्रिया। आकर्षण प्रक्रिया किसका प्रकार है भाई, घर्षण प्रक्रिया का। ये क्या, तो ये जब घर्षण प्रक्रिया का प्रकार है तो दोनों पदार्थ जो आप लोगे दोनों में क्या कराओगे, घर्षण कराओगे ना, घर्षण का मतलब टकराओगे उनको। तो देखो दो असमान पदार्थों को टकराने पर, दो असमान पदार्थों को टकराने पर होने वाली प्रक्रिया, होने वाली प्रक्रिया आकर्षण प्रक्रिया कहलाती है। देखो दोस्तों, दो असमान पदार्थों को टकराने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, आकर्षण प्रक्रिया। अब देखो मैं इसका एग्जांपल भी आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, इधर देखो। देखो उदाहरण के तौर पे देखिए, देखो दोस्तों पहला पदार्थ मैं इधर ले रहा हूं कांच। कांच पर किस प्रकार का आवेश है, प्लस प्रकार का। ठीक है, और इधर से मैं दूसरा जो आवेश ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं, रेशम। रेशम पे कौन सा आवेश पाया जाएगा, ऋणात्मक प्रकार का। तो देखो मैंने धनात्मक पदार्थों की परिभाषा आपको बता दी भाई, धनात्मक पदार्थ किसे कहेंगे, जो भी मैंने पीछे समझाया था। और रेशम है किस प्रकार का पदार्थ, ऋणात्मक। तो देखो ऋणात्मक पदार्थों की परिभाषा मैंने ये समझा रखी है आपको। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, चाहे आप धनात्मक पदार्थ लो चाहे ऋणात्मक पदार्थ लो, इन दोनों को आप क्या कराओगे, टकराओगे। टकराने का मतलब है मैं इस पदार्थ को अगर इससे टकराऊंगा तो जब ये एक बिंदु पे कहीं पे भी अगर टकराते हैं तो जैसे मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं, यह आपके पास हो गई जैसे कांच की छड़ प्लस आवेश, और इसके नीचे मैं रख सकता हूं जैसे रेशम की छड़, इस पे कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश। और ये दोनों जब यहां पे टकराएंगे ना, यहाँ पे इसको अपन क्या बोलेंगे, इन दोनों के मध्य घर्षण होगा। अब घर्षण होगा तो अपने पास देखो कांच तो किस प्रकार का आवेश है, धनात्मक प्रकार का, रेशम में क्या है, ऋणात्मक प्रकार का। तो घर्षण जो हो रहा है ये कितनी वस्तुओं में हो रहा है, दो में ही हो रहा है क्या। अब दो में भी होगा तो दो में भी ये देखो दोनों वस्तुएं किस लेवल की है, असमान पदार्थ है क्या। जब ये दोनों वस्तुएं असमान पदार्थ होगी तो बराबर में मैं कह सकता हूं इसको क्या कह सकता हूं, आकर्षण की प्रक्रिया। तो दोस्तों मैं आपको ये नहीं समझा रहा, मैं आपको इससे समझाता हूं। देखिए आप चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे,
मेरे पास, ये अपने पास क्या हो गई, कांच की छड़। कौन सा आवेश है, धनात्मक प्रकार का। इसके नीचे अपन ने क्या ली, ये हो गई अपने रेशम की छड़। ये किस प्रकार की है, माइनस प्रकार की। कांच पर कौन सा आवेश पाया जा रहा है, धनात्मक प्रकार का पदार्थ है, ये ऋणात्मक प्रकार का पदार्थ है। देखो जब तक अपन कोई नई क्रिया करवा रहे ना, घर्षण नहीं करवाया अपन ने, घर्षण नहीं करवाया तो ये धनात्मक ही रहेगा और ये ऋणात्मक ही रहेगा। अब देखो अपन कांच की छड़ को किस पे रगड़ेंगे, रेशम पे, तो ये कांच की छड़ किससे टकराएगी, यानी कि इसको मैं अगर स्पर्श करता हुआ लाता हूं यहां से, जैसे मैं इस स्पर्श को, यानी ये वाली जो छड़ है इसको मैं किसके स्पर्श कर रहा हूं, यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास ये जो कांच की छड़ है इसको अपन ने किस पे रगड़ दिया, इस पे, तो इन दोनों के मध्य क्या हो गया, घर्षण हो गया। क्या मैंने क्या बताया था, दो पदार्थों को टकराने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, घर्षण। तो देखो अपने पास दोनों को अपन ने टकरा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे घर्षण, यहां हो गया घर्षण। अब मैंने देखो घर्षण कितने पदार्थों में करवाया है, दो पदार्थों में। घर्षण हो गया बराबर कितने पदार्थ, दो, और दोनों कौन से, एक कांच और एक रेशम है। क्या, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कांच धनात्मक है ना और रेशम ऋणात्मक है। तो अगर कांच धनात्मक है तो रेशम के पास आवेशों की कमी है, तो ये कांच के पास क्या करेगा, ये कांच के पास जाएगा, यहाँ पे ये रेशम कांच की तरफ जाएगा और कांच से क्या लेके आएगा, आवेश लेके आएगा। तो ये जो प्लस वाला आवेश है ये इधर लेने जा रहा है इसको, और ये आवेश प्लस था इसको कहां लेके आ गया, ये रेशम अपनी ओर लेके आ गया। तो देखो ये माइनस वाला आवेश था, ये तो किसकी तरफ गया, धनात्मक की तरफ, और जो प्लस वाला आवेश है किसकी तरफ आ गया, ऋणात्मक की तरफ। तो देखो यहाँ पे स्थिति चेंज हो गई, जो धनात्मक आवेश था वो तो कौन सी अवस्था में आ गया, ऋणात्मक में, क्योंकि इसके आवेश किसने ले लिए, रेशम ने। और जो रेशम था ये किस प्रकार का आवेश हो गया, धनात्मक प्रकार का। क्या आवेशों का आदान प्रदान हो गया क्या, यहाँ पे नोट की वैल्यू सही है गया। देखो ऋणात्मक पदार्थ जब, ये ऋणात्मक पदार्थ है ना, ऋणात्मक पदार्थ जब दूसरे पदार्थों के आवेश ग्रहण करता है, ये ऋणात्मक था ना, इसने किसको ग्रहण कर लिया, कांच के आवेशों को, तो ये अपने पास किस स्थिति में आ गया, धनात्मक पदार्थ बन गया। क्या क्या बात सही हो रही है क्या अपनी। अब देखो, अब जब ये कांच को देखा जाए, कांच ने क्या अपने आवेशों को त्याग कर दिया, क्या जब ये त्याग करेगा तो ये क्या ऋणात्मक ही कहलाएगा। क्या बात सही है ना। तो देखो ये वाला ये सिस्टम हो गया, तो यहाँ पे ये तो हो गया अपने पास, पहले धनात्मक था और ये ऋणात्मक था, लेकिन जैसे ही घर्षण क्रिया करवाई अपन ने, तो घर्षण क्रिया के बाद क्या हुआ, जो धनात्मक था वो तो ऋणात्मक में बदल गया, और जो ऋणात्मक था वो किसमें बदल गया, धनात्मक में बदल गया। तो देखो अब देखो घर्षण प्रक्रिया बराबर कितने पदार्थों में, ये दोनों में। अब दोनों पदार्थ किस लेवल के हैं, असमान, तो घर्षण बराबर दो, और दोनों पदार्थ है असमान पदार्थ, तो बराबर अपन इसको क्या बोलेंगे, आकर्षण प्रक्रिया। तो दोस्तों इस तरह से आप आकर्षण प्रक्रिया को समझ सकते हो। इसका उदाहरण सीधा सीधा समझा रखा है आपको, कांच की छड़ है, इस पे धनात्मक प्रकार का पदार्थ है, ये रेशम है, ये ऋणात्मक प्रकार का पदार्थ है। तो जैसे अपन ने इसको जब तक घर्षण नहीं करवाया था ना, इन दोनों को अलग अलग रखा था, तब तक तो ये इसके पास आवेश अधिक थे और इसके पास आवेश कम थे। लेकिन जैसे ही घर्षण करवा दिया अपन ने, तो आकर्षण प्रक्रिया में क्या होता है, आवेश हमेशा एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो घर्षण प्रक्रिया होती है इसमें एक बल लगता है। क्या लगता है, घर्षण में बल लगता है। आपको पूछ लिया जाए घर्षण में क्या लगता है, तो घर्षण में आपके पास क्या लगेगा, बल। और इस बल को आपको एग्जामिनर किससे दर्शाएगा, एफ से। तो ध्यान रखना घर्षण प्रक्रिया में क्या लगता है, बल लगता है। और बल लग रहा है तो कितने आवेश है, यहाँ पे दो है ना, तो दोनों आवेश है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। तो जो बल लगेगा घर्षण में, बल कितने आवेश लग रहा है, बल एफ बराबर क्या हो रहा है, एक तो प्लस आवेश है गुणा दूसरा माइनस आवेश है। इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूं, या जो बल लगेगा बराबर में एक आवेश को मैं Q1 बोल सकता हूं, एक आवेश को मैं Q2 बोल सकता हूं। तो ये हो जाएगा एफ बराबर, ये हो जाएगा एफ बराबर बल लगेगा कितने आवेशों पे, दोनों आवेशों पे। दोनों आवेशों का बल अगर गुणा, ये आवेशों की मात्रा गुणा हो जाएगी तो इनके बल की मात्रा आ जाएगी। तो आप ये थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसको तो मैंने समझाने के लिए बताया। आपको पूछ ले घर्षण में क्या लगता है, बल लगता है, ठीक है। तो आप एक नोट भी लिख लो इसमें और डायग्राम छाप लो सभी विद्यार्थी। नोट, आकर्षण प्रक्रिया में उपयोग होने वाले दोनों पदार्थों के
दोनों पदार्थों के आवेश एक दूसरे के नजदीक आते हैं क्योंकि उन पर बल यानी फोर्स लगता है। आपको पूछा जाए आकर्षण प्रक्रिया में एक दूसरे पदार्थ के आवेश नजदीक क्यों आते हैं, क्योंकि आकर्षण प्रक्रिया में उपयोग आने वाले जो दोनों पदार्थ होते हैं ना वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं क्योंकि उन पर आकर्षण प्रक्रिया में क्या लगता है, बल लगता है। यानी कहने का मतलब मैं ऐसा समझा सकता हूं इसको कि अगर मैं इस प्लस को और इस माइनस को देखो तो देखो प्लस वाला तो इधर गया, माइनस वाला इधर गया, तो इस ये जो मैं बोलूं इन दोनों का अगर मैं मिडिल पॉइंट ये मान लेता हूं तो इस मिडिल पॉइंट पे इस पे क्या लगेगा, बल लगेगा। इस बल के कारण ही क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आपको पूछा जाता है आकर्षण प्रक्रिया का बल दोनों आवेशों का क्या होता है, तो आपको बताना है गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल। तो देखो अगर आकर आपको बोल रहे आकर्षण प्रक्रिया में बल का सूत्र, तो आकर्षण प्रक्रिया में बल का सूत्र हो जाएगा आपके पास F बराबर जो होगा वो हो जाएगा Q1 इंटू Q2, और दोनों आवेशों की दिशा होगी, अगर ये आवेश इधर जाएगा तो ये आवेश भी इधर आएगा, और मिडिल पॉइंट है यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, एक घर्षण होगा। घर्षण का मतलब क्या लगेगा, बल लगेगा। तो आपको पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो समझाया जाएगा उसमें आएगा आपके पास कूलाम का प्रथम नियम, द्वितीय नियम। वो विद्यार्थी सभी ध्यान दें, आपको यहीं से समझ में आएगा। तो आप सभी विद्यार्थी आकर्षण प्रक्रिया का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ा सकूं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ाता हूं आपको प्रतिकर्षण प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, मैं इसी में थोड़ा एडिटिंग कर देता हूं। तो देखो दोस्तों, अपना नंबर 2 चलेगा अब प्रतिकर्षण प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, आकर्षण में यहाँ पे असमान शब्द आता था। देखो ये अपने कर्षण प्रक्रिया की अपन ने पहली कौन समझ ली, असमान पदार्थों की समझ ली, और अपन अब दूसरा कौन समझेंगे, समान पदार्थों की प्रक्रिया। तो देखो प्रतिकर्षण प्रक्रिया हो जाएगी आकर्षण प्रक्रिया का विपरीत। देखो वहां पे असमान पदार्थ है तो यहाँ पे क्या होता है, समान पदार्थ। तो देखो दो समान पदार्थों को टकराने पर पैदा होने वाली प्रक्रिया आपके पास कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, प्रतिकर्षण प्रक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखिए दोस्तों, अभी मैं कांच के साथ क्या ले रहा था, रेशम ले रहा था ना। अब देखो मैं क्या करूंगा, इधर माइनस वाला पदार्थ माइनस के साथ टकरा दूं या प्लस वाला प्लस के साथ, आप कोई सा पदार्थ रख सकते हो। तो देखो जैसे ये कांच है, ये मैंने कांच लिया तो ये धनात्मक आवेश है। ये दूसरा वाला पदार्थ भी मैंने किस प्रकार का ले लिया, कांच ही ले लिया। ये भी किस प्रकार का पदार्थ है, प्लस प्रकार का। तो देखो दोनों पदार्थ समान हो गए क्या। जब दो पदार्थ अपन समान ले लेते हैं तो अपने पास यहाँ पे जो घर्षण होगा वो बराबर में क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों आवेश उस पर क्या नहीं लगेगा, एफ। एफ का मतलब बल नहीं लगेगा ना। बल क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो आवेश है ये प्लस वाला आवेश है और ये माइनस वाला आवेश है। ये आवेश तो इसकी तरफ नहीं जा पाएगा इस दिशा में, और ये आवेश इस दिशा में नहीं आ पाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास ये जो आवेश है ये आवेश खुद की तरफ रह जाएगा और दूसरा वाला खुद की तरफ। कहने का मतलब क्या है, देखो घर्षण बराबर 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों पदार्थ आपने लिए हैं ये कौन से पदार्थ है, दोनों पदार्थ अपने पास समान पदार्थ है। तो बराबर में अपने पास यहां हो जाएगी प्रतिकर्षण प्रक्रिया। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा समझा भी देता हूं।
घर्षण बराबर 0 हुआ क्योंकि एफ क्या लग रहा है, बल नहीं लग रहा। बल क्यों नहीं लग रहा, देखो इधर आपके पास पूछा जाएगा प्रतिकर्षण प्रक्रिया में बल का सूत्र क्या होता है। जैसे अभी मैं बता रहा था, आपके पास ये समान पदार्थ है, प्रतिकर्षण प्रक्रिया हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये आवेश और ये आवेश है ना एक दूसरे से दूर हो गए। क्या हो गए, दूर। यानी कि प्रतिकर्षण प्रक्रिया में आवेश एक दूसरे के नजदीक नहीं होते। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या लग जाता है, एक दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा शब्द ये होता है कि इनमें कौन से पदार्थ लिए जा रहे हैं, समान पदार्थ। तो समान पदार्थ कभी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बात पूछा जाए बल का सूत्र, प्रतिकर्षण प्रक्रिया में अगर बल का सूत्र पूछेगा आपको ये, तो बराबर में जो बल लगेगा ना वो बराबर क्या होगा, 1/, दूरी का स्क्वायर होगा। क्या, क्योंकि अपने पास जब आवेश प्रतिकर्षण प्रक्रिया में दूर हो जाते हैं, दूर होने का रीजन क्या है, क्योंकि इनमें कोई खिंचाव नहीं होता और ये दूरी बढ़ जाती है। इनकी दूरी बढ़ने के कारण इसमें बल नहीं लगता, और बल नहीं लगता तो अपने पास घर्षण भी बराबर में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अपने पास ये प्रक्रिया कौन सी है दोस्तों, प्रतिकर्षण प्रक्रिया। तो दोस्तों इस तरह से अपन ने पहला टॉपिक था स्थिर विद्युत, फिर उसके बाद था अपना आकर्षण प्रक्रिया और घर्षण प्रतिकर्षण प्रक्रिया, इसके अलावा था अपना घर्षण प्रक्रिया। ये सब मैंने आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझाया है। सभी विद्यार्थी इन टॉपिकों को अच्छे समझे और लास्ट बात जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा विचार करके समझना, वो बात क्या कह रहा हूं मैं। देखिए इधर देखो, वो बात ये है, अगर आपको बोला जाए, हाँ देखो, अगर आपको पर्सनली ये बोले स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, तो आपको यही चुनना है, घर्षण प्रक्रिया। ये कुछ पॉइंट नोट कर लेना। पहला पॉइंट, अगर ये आपको एग्जामिनर बोले घर्षण प्रक्रिया स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, घर्षण प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है। दूसरा याद क्या, क्योंकि कंफ्यूजन के सवाल है इसमें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा आपको बोले गतिशील विद्युत किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पे चुनना है रासायनिक क्रिया ऑप्शन में, ठीक है। या मैं कह सकता हूं जो कम मात्रा में आवेश पैदा करेगी। क्या करेगी, कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन या आवेश पैदा करती है, तो अपने पास वो क्या कहलाएगा, गतिशील विद्युत। तीसरा, अगर बोले इंडक्शन विद्युत, तो आपको बताना है अधिक मात्रा में आवेश। ये अधिक मात्रा में क्या पैदा करेगी, आवेश पैदा करेगी, ठीक है। तीनों में डेफिनेशन ये है। अगर आपको स्थिर विद्युत का बोलेगा तो घर्षण प्रक्रिया नंबर 4। अगर आपको बोलता है घर्षण प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें असमान और प्लस कौन सा पदार्थ आएगा, समान, दोनों ही आएगा। क्योंकि घर्षण प्रक्रिया अपन समान पदार्थों में भी करा सकते हैं, असमान पदार्थों में भी करा सकते हैं। तो घर्षण प्रक्रिया में दोनों शब्द जुड़ के आएंगे और पदार्थों की संख्या दोनों में कितनी होगी, इधर भी 2 तो इधर भी 2, दो समान पदार्थ या असमान पदार्थ। परंतु अगर ये लिख के दे दे पर्सनल असमान पदार्थ, तो फिर वो आपके पास घर्षण नहीं होगा, फिर वो असमान पदार्थ लिखेगा आपको। अगर पर्सनल बोल दे असमान पदार्थों की क्रिया क्या कहलाएगी, तो फिर आपको चुनना है आंसर में आकर्षण प्रक्रिया। क्या चुनना है, आकर्षण प्रक्रिया। 5 छठा चुनना है आपको, अगर समान पदार्थ देगा ना तो ही आपको क्या चुनना है अलग से, प्रतिकर्षण प्रक्रिया। इसके बाद 7वां आपको चुनना है, अगर आपके पास बोले धनात्मक पदार्थ किसे कहते हैं, जिसके पास आवेश क्या होगा, प्लस, यानी कि अधिक मात्रा में होगा। लेकिन नोट के तौर पर ध्यान क्या रखना है, धनात्मक पदार्थ ऋणात्मक में कब बदल जाता है, जब ये धनात्मक पदार्थ जो प्लस है वो किस लेवल में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यही धनात्मक पदार्थ है, ये किसमें क्या कहलाएगा, ये ऋणात्मक पदार्थ में बदल जाएगा ये, क्योंकि आवेशों का आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 8 में, आपको बोले ऋणात्मक पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऋणात्मक वो होता है जिसके पास आवेशों की क्या होती है, कमी होती है, यानी आवेश माइनस होता है। लेकिन ध्यान ये रखना, जब ये आवेश माइनस है, कमी है, ये क्या कर ले, ग्रहण कर लेना। अगर तो ग्रहण कर लेगा तो ये ऋणात्मक किस में बदल जाएगा, धनात्मक पदार्थ में। तो दोस्तों इस ग्राफिक्स में आपको यही चीजें समझने वाली है, क्योंकि बच्चे अधिकतर इन्हीं चीजों में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज का अपना टॉपिक पूरा होता है।
और नेक्स्ट मैं कल टॉपिक पे जो चर्चा करने वाला हूं वो रहेगा अपना कूलाम का प्रथम और द्वितीय नियम और इकाई आवेश, जो अपना ग्राफ में शेष बच रहा है। तो सभी विद्यार्थियों से मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरी क्लास है रेगुलर आ रही है उनको आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, ताकि मैं आपको अगर अच्छा दे पा रहा हूं तो उससे और भी बेटर देने की कोशिश करूं, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक कमी का एहसास मुझे भी नहीं होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।